ओके, तो क्वेश्चन नंबर 89 में सबसे पहले यहाँ पे हमें आई थिंक ये क्वेश्चन है एनआरबी का, ठीक है। ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है सबसे पहले, एक मिनट। ओके, तो इसमें हमने क्या करना है कि उसने दिया हुआ बेसिकली हमें आइटम ऑफ इन्वेंट्री है, उसने परचेज की कितने की 500 की, ठीक है, $500 की, ठीक है सर। और इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड फॉर 1200। लेकिन आगे देख लेते हैं, ऑल्दो 250 जी विल बी जी। स्पेंट इन ऑर्डर टू अचीव द सेल, ठीक है। टू रिप्लेस द सेम आइटम ऑफ इन्वेंट्री इट वुड कॉस्ट $650, ठीक है। अच्छा, उसने बताया कि एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस उसकी 1200 है, लेकिन 250 का उसको उस पर खर्चा करना पड़ेगा सेल को अचीव ठीक करने है के लिए, सर। ठीक है। तो इसका मतलब एनआरवी उसकी आई बिलीव 950 हो जाएगी, राइट। 1200 माइनस 250, तो 1200 माइनस 250 हमारे पास हो जाएगा 950, ठीक है। ये एनआरवी आ गया हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास जो कॉस्ट है वो है 500, ठीक है। जी तो इसका मतलब इसको हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि कॉस्ट हमारी ऑलरेडी लोअर पे है। तो इसका मतलब है कि इन्वेंट्री जो है वो वैल्यू होगी 500 पे, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपली आ जाएगा 500। और सर ये जो 650 इन्होंने मेंशन किया है। इसको मैं एक दो फिर से देख लेता हूँ, आई थिंक ये इररेलेवेंट है, वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया है। टू रिप्लेस द ओके। सेम आइटम, क्योंकि रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखें हमने इसमें, हमने वी डोंट हैव टू कंसीडर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वी जस्ट हैव टू कंसीडर कि व्हाट कैन इट बी सोल्ड फॉर, ठीक है। ठीक तो है सर। इस वाली स्टेटमेंट को आई बिलीव आप यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दिस इज जस्ट गिवन फॉर कंफ्यूजन के लिए, वैसे एग्जामिनर देता है। तो इसमें जो है क्योंकि देखें आप, कॉमन सेंस भी है, क्योंकि हमने अभी तक जो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट का जो वो है वो नहीं पढ़ा, आगे हो सकता है, लेकिन आई थिंक F3 के सिलेबस में नहीं है, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज नॉट रिलेवेंट हो रही है, ठीक है। ओनली द ठीक है कॉस्ट ऑफ सर। सेलिंग। 89 का आंसर हमारा आया $500, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लें यहाँ पे, अच्छा ये वाले क्वेश्चन अभी मैं नहीं करा रहा क्योंकि मैंने नॉन करंट एसेट भी शुरू कराना है, तो ये या तो हम बाद में देख लेंगे या फिर मैं आपको होम असाइनमेंट के लिए दे दूँगा, ठीक है। ओके इसमें सर। जस्ट हमने क्या करना है कि हर मेथड से कैलकुलेट करके फाइफो एफओ से करके वेटेड एवरेज से करके देखना है कि किसकी वैल्यू हायर आ रही है, ठीक है। ठीक है सर। तो ये हम कर लेंगे किसी वक्त। 92 अभी करते हैं, ठीक है, 92। ओके, तो इसमें है कि व्हाट फिगर शुड बी इंक्लूडेड इन डेविड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर इन्वेंट्री एट, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वो वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। ओके, तो उसने एक इन्वेंट्री अकाउंट परफॉर्म किया, ठीक है, और उसकी जो इन्वेंट्री अकाउंट में 1200 यूनिट्स आए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा जी कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, बट लेट्स सी व्हाट इट सेज, ठीक है। और सबकी ईच की कॉस्ट जो थी वो 50 थी, ठीक है। और 31 दिसंबर को उसने 20 ऑफ द यूनिट सेल कर दिए 48 के, जी। सही है। तो इसमें जो है आई थिंक एनआरबी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, ये तो बहुत सिंपल है आई थिंक क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पे। तो उसने बेसिकली सेल्स की, ये सिंपल इन्वेंट्री का, इसमें आई थिंक एनआरबी इन्वॉल्व नहीं है। ओके, 1200 यूनिट्स उसके पास थे, सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, इजिकल 1200 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, क्योंकि हर किसी की कॉस्ट थी 50, ठीक है। 60,000 ठीक है आ सर। गया, और 31 दिसंबर को उसने फिर सोल्ड कर दी कुछ, ठीक है, सेल्स। बस वो सिंपल ही पूछ रहा है कि फाइनल इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे माइनस में मैं लिखता हूँ 48 मल्टीप्लाइड बाई 20, ठीक है। क्योंकि देखें आप यहाँ कोई डैमेज्ड का वर्ड आई थिंक नजर नहीं आ रहा कि दे वर डैमेज, डिटीरियरेटेड या फ्लड आ गया, ठीक है। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। तो सम में हम इनका करेंगे, तो हमारे पास देखें 59040 इसका आंसर आ गया। दिस वाज अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री उसने दी हुई थी, फिर उसने बताया कि ड्यूरिंग द ईयर उसने ये सेल्स की, ठीक है। और उसने पूछा है कि ठीक। ईयर एंड पे उसकी क्या वैल्यू थी क्लोजिंग इन्वेंट्री की, ये आ गया 59040, ये वाला, ठीक है। ओके, ठीक नेक्स्ट है हम सर। देख लेते हैं यहाँ पे 93।
अच्छा, इसमें जो है स्टेटमेंट्स दी हुई हैं आपको, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसके अंदर स्टेटमेंट्स दी होंगी, तो वो हो सकता है थोड़े से कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन आपने इसको अगेन बस कॉमन सेंस से पढ़ना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो ओके सर। इसमें कहा हुआ है इसने कि ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और WIP वर्क इन प्रोग्रेस, आपको पता होगा कि 3 टाइप के हमारे होते हैं। एक होता है हमारे पास रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, जो होती है 3 टाइप से, ठीक है। एक होती है रॉ मटेरियल जो बिल्कुल रॉ फॉर्म में होती है, जो अभी प्रोसेस होनी होती है। एक होती है वर्क इन प्रोग्रेस, फॉर एग्जांपल आप कोई गाड़ी बना रहे हैं, ठीक है, या कोई भी चीज़ बना रहे हैं, आपका ईयर एंड आ गया और वो कंप्लीट नहीं है, तो अब अ, इस तरह भी नहीं हो सकता कि हम उसको फिनिश गुड रिकॉर्ड करें, और इस तरह भी नहीं हो सकता कि हम उसको रॉ मटेरियल रिकॉर्ड करें, क्योंकि उसको हम लोग कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, कि वो ठीक है बीच में सर। ही वो छोड़ दी गई है, अभी वो बननी रहती है, ठीक है। तो इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट, NRV एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये गलत है सर। ये क्यों गलत है? क्योंकि देखें अगेन इसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट से एग्जामिनर कंफ्यूज कर रहा है, एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज नॉट अवर कंसर्न, क्योंकि अभी तक हमने इसको नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये ठीक है स्टेटमेंट सर। गलत है। सेकंड है इन वैल्यूइंग WIP, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड वेरिएबल एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स मस्ट बी इंक्लूडेड। आई थिंक ये भी गलत लग रही है मुझे, क्योंकि अगर आप देखें इसके अंदर, लेट्स सी, वो तो मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं, राइट? एग्जैक्टली मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं, लेकिन आई थिंक ये सही है, क्योंकि वर्क ओके। इन प्रोग्रेस में फिक्स्ड जो है प्रोडक्शन, हाँ आपने एक चीज़ याद रखनी है, अब मुझे समझाइए। वेरिएबल एंड फिक्स्ड, अब उसमें भी आई थिंक आपने पढ़ा होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड सिर्फ आते हैं, इसमें नॉन प्रोडक्शन का कोई काम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ठीक है सर। वर्क इन प्रोग्रेस तो अभी कंपनी से बाहर गया ही नहीं, उस पर नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स रिकवर करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो तो फैक्ट्री का ही पार्ट ठीक। है अभी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक है। टू, इन्वेंट्री ठीक आइटम्स है। कैन बी वैल्यूड यूजिंग ईदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज, अब ये आप बताएं ये ठीक है या नहीं स्टेटमेंट? इन्वेंट्री आइटम्स कैन बी वैल्यूड यूजिंग अदर फर्स्ट। जी जी सर। जी सही है। बिल्कुल, ये वाली बिल्कुल ठीक होगी, क्योंकि देखें फाइफो अलाउड है, वेटेड एवरेज भी अलाउड है जिसको एवको कहते हैं, लेकिन जी लाइफो सर। नहीं अलाउड। अगर यहाँ लाइफो लिख देता लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो फिर हो सकता तो था दिस गलत हो स्टेटमेंट जाता। वुड गेट रॉन्ग, एग्जैक्टली। 3 भी ठीक है, ठीक है। An ठीक है entity's सर। financial statements must disclose the accounting policies used in measuring inventories. ठीक है ये सर। भी ठीक है, क्योंकि देखें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो नोट्स दिए जाते हैं ना, उसके अंदर अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा दूँ, इट इज़ रिलेटेड टू F3, लेकिन ये चीज़ बाद में आएगी, तो अभी समझ इसको थोड़ा लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जी जिसका सर। पुराना नाम था इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके ठीक। बाद हमारे पास आती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको बैलेंस शीट भी कहा जाता था पहले, ठीक है। ठीक है उसके सर। बाद हमारे पास आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जिसको कहते हैं, ठीक है। ठीक है और सर। उसके बाद हमारे पास आती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये आप आई थिंक F7 में पढ़ेंगे, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेकंड वाला पेपर है, F7। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इक्विटी के चेंजेस रिकॉर्ड होते हैं, कि शेयर्स वगैरह कितने आए ड्यूरिंग द ईयर, कितने गए, कितने डिविडेंड्स पे किए, तो चेंजेस इन इक्विटी जो हो रही है ना आपकी, वो इसमें रिकॉर्ड होती है। और लास्ट पे हमारे पास आते हैं नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये अगर आपने नोट करनी है, आप नोट भी कर सकते हैं। ये 5 हमारे पास जो हैं, आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के वर्ल्ड में ये 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इधर इसका मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट, जब भी आप डिस्क्लोज देखेंगे ना वर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम आएगा, इसका मतलब है ये इसकी बात करें, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि आगे जाके आप पढ़ेंगे ऑडिट के पेपर में भी, F8 जो होगा उसके अंदर आप पढ़ेंगे कि नोट्स में काफ़ी अकाउंटिंग पॉलिसीज और एस्टिमेट्स के बारे में लिखा जाता है, जो सारी चीज़ें हमारी इसमें नहीं लिखी जाती ना, जी। उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो नोट्स में लिखी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे निकली, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हुआ, रिड्यूसिंग बैलेंस हुआ, ठीक है, जो कि अभी हम आगे पढ़ने लगे नॉन करंट एसेट्स में। तो ये आपने चीज़ इसमें देखनी है, ठीक है। तो 4 ठीक विल है सर। ऑल्सो बी करेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तो 2, टू थ्री 3 एंड फोर 4, एग्जैक्टली सी सी। आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो 93 का हमारे पास आ गया
आंसर सी। इससे अगला देख लेते हैं यहाँ पे 96 करते हैं, ठीक है। अच्छा 96 इज अ ठीक है। बिट, आप कह सकते हैं कंफ्यूजिंग, इसको हम जल्दी से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा ओपनिंग इन्वेंट्री उसने कहा है 180,000 है, ये बेसिकली डबल एंट्रीज ठीक है। पूछ रहा है। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 220,000, ठीक है। इसने जो है कह रहे हैं कि बिजनेस के पास ये दो चीज़ें थी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा देखें चेक आपको करके देख लूँ। जी क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ अगर मैं आपको आंसर करूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर मुझे ये आता भी है या नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको अगर समझ है तो आप आंसर कर दें बिल्कुल। ओके। सर मुझे लगता है ए है आंसर। इसको ना डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली जी यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ तो जैसे आई थिंक पहले भी पिछले लेक्चर में आपको शायद बताया था कि जो भी ओपनिंग इन्वेंट्री है ना, जी वो ऑब्वियसली उनका ताल्लुक पी एंड एल से है, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आती हैं, ठीक है, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ सेल्स यस में आती हैं, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग बोथ, ठीक है। तो ओपनिंग में हमारा क्या होगा, ओपनिंग इज बेसिकली डेबिटेड, जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेबिट होती है, ठीक है। यस लेकिन क्लोजिंग जो है, यहाँ पे अगर मैं डेबिट लिख दूँ, लेकिन क्लोजिंग आप देखेंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या करते थे, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, राइट। यस तो क्लोजिंग क्या हुई, क्रेडिट हुई, क्योंकि जो भी इनकम स्टेटमेंट में से चीज क्रेडिट हो रही है दैट इज ट्रीटेड एज यस इनकम एज वेल, यस सर ठीक है। अदर इनकम भी यस क्रेडिट होती है, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, रेवेन्यू भी क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, अभी हम एंड में देखेंगे कि वो किस तरह लिखा जाता है। तो इसका मतलब है कि ओपनिंग इन्वेंट्री खुद तो डेबिट हो रही है, ठीक है, इन्वेंट्री अकाउंट, मतलब 180,000 डेबिट हो रहा है, और पी एंड एल जो है वो भी डेबिट आई थिंक होना चाहिए यहाँ पे, नहीं सॉरी, पी एंड एल यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। ये मैं आपको इट्स सेल्फ जो है एंट्रीज बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन देखें ठीक आप है सर। क्लोजिंग में 220,000 दिया हुआ है, तो क्लोजिंग इट्स सेल्फ जो है वो क्रेडिट हो रही है, जी राइट। तो क्लोजिंग इट्स सेल्फ क्रेडिट हो रही है जो इन्वेंट्री अकाउंट है, क्योंकि इन्वेंट्री अकाउंट से निकल रही है चीज़, ठीक है। और जी सर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो रही है, जी ठीक है, क्योंकि उल्टा ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक इसका आंसर डी है। बेसिकली होना चाहिए, ए होना चाहिए। नो ए ओके। तो ये एक दफ़ा चेक कर लेंगे एंड में, लेकिन आई थिंक ए ही होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली इसका लिटरल ट्रीटमेंट जो है ये किया जाता है। ठीक है सर। सही है। इसको फर्दर आगे एक चैप्टर आ रहा है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसमें ये बेसिक डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज बताई हुई किस तरह होंगी ठीक है कॉस्ट ऑफ सर। सेल्स के अंदर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 100 कर लेते हैं, ये आसान है थोड़ा। 96 का ए था, 100 कर लेते हैं। ओके, तो ये भी एनआरबी का एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि सेलिंग की बात हो रही है, ठीक है, सेलिंग एजेंट आ गया, और बेसिकली एनआरवी, क्योंकि कॉस्ट भी यहाँ गिवन है, सेलिंग प्राइस भी यहाँ गिवन है, ठीक है। तो लेट्स सी कि ये कैसे होगा। तो हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक हेनरी 7 में लिख लेता हूँ, ठीक है, H7, एक डी लिख लेता हूँ, और एक पी वाली, ठीक है, एंड वाली, ठीक है। ये चार प्रोडक्ट्स हैं, तीन प्रोडक्ट सॉरी। अच्छा कॉस्ट इनकी क्या है, हम अगर कॉस्ट यहाँ पे देख लें तो 2280, 4080 और 1280, सॉरी 1280, सही है। अब दूसरी तरफ एनआरवी अगर देख लें हम लोग, ठीक है सर। तो उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं करके। तो इसमें आप देखिए उसने लिखा हुआ है कि ईच सेल कमीशन इज 4% ऑफ पेबल इज टू सेलिंग एजेंट, जी ठीक है। सर। सेलिंग एजेंट को 4% हमने कमीशन भी देना है, तो इसका मतलब है ये ठीक है। कॉस्ट टू सेल होगी हमारी, ठीक है, एनआरवी के अंदर। और एनआरवी क्या थी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। तो अगर हम 2900 का 96% लिखें तो वो एनआरवी होगी या नहीं होगी? अगर हम 20 सेलिंग सेलिंग से प्राइस का जी 96% लिख दें, क्योंकि हर सेलिंग प्राइस पे कट है ना यस 4%, यस तो वो यस एनआरवी हो जाएगी, राइट।
Yes, sir. एग्जैक्टली तो इस तरह हम कर लेते हैं 2900 मल्टीप्लाइड बाई 0.96, क्योंकि इस तरह हमारा काम इजी बन जाएगा। तो इसकी आगे 2784 और सेकंड वाले की 4000 इंटू 0.96 करेंगे हम लोग, ठीक है। ये 3840 आ गया और आखिरी वाले का 1300 इंटू 0.96 आ गया, ठीक है सर। 0.96, ठीक है। ये भी यहाँ पे हो गया। तो ये हमारी एनआरवीज आ गई, ऊपर कॉस्ट आ गया। अब आप मुझे बताएं इसमें से लोअर कौन सी है। इसके अंदर लोअर तो वो है कॉस्ट, एग्जैक्टली कॉस्ट, ठीक है। और इसमें ऑब्वियसली लोअर एनआरवी आ जाएगी सेकंड में। और नेक्स्ट वाले में भी एनआरवी। एग्जैक्टली नेक्स्ट वाले में भी पी में एनआरवी आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इनके आई थिंक ये टोटल वैल्यूज लिखी हुई, यूनिट्स की जरूरत नहीं। अब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल लेते हैं, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो इसको प्लस हम इसको करेंगे, जो लोअर से हमने निकाली होंगी ना वैल्यूज, तो ये हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई, ठीक है, 7368। ठीक है सर। तो ए इसका आंसर बन गया, ठीक है। तो आई थिंक नाउ वी शुड स्टार्ट। ये भी वैसे ही उसी तरह का क्वेश्चन है, तो ये आप कर लीजिएगा एक दफ़ा, वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे पढ़ी है, ठीक है। ठीक है सर। तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट वाला चैप्टर जो हमारे पास नॉन करंट एसेट्स वाला है, और जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ डिस्कस हो रही है, मैं एक मिनट एक्सेल की स्क्रीन को यहाँ बंद करता हूँ और हम लोग इस पर कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे नॉन करंट एसेट चैप्टर 7 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके अंदर एक्विजिशन डेप्रिसिएशन दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट वाली में आई थिंक डिस्पोजल्स और रीवैल्यूएशन को देखा गया है, लेकिन उसको हम कल नेक्स्ट जो हमारी परसों क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है। नॉन करंट एसेट्स में इसमें आई थिंक अगर ओवरव्यू चार्ट खोल ले हूँ मैं, तो उसमें बेसिकली सबसे पहले परचेज आ जाती है कि एसेट्स किस तरह परचेज होते हैं, उनकी कॉस्ट किस तरह मेजर होती है। एंड अगेन यू हैव टू रिमेंबर कि ये IAS 16 है, ठीक है। IAS 16 इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड्स को ठीक है काफ़ी सर। वो किया गया है। तो ये IAS 16 दैट इज PPE भी कहा जाता है इसको, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यूज विद इन ओके। बिजनेस में हम लोग डेप्रिसिएशन हमारा कॉन्सेप्ट आया था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। दो मेथड्स होते हैं इसके, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस, और डेप्रिसिएशन को अगेन रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो बेसिकली इसमें दो ही चीज़ें हैं, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स को अगर देखा जाए, उसमें ये सारी क्वालिटीज होती हैं, हम देख लेते हैं। आर लॉन्ग टर्म इन नेचर, नॉट नॉर्मली एक्वायर्ड फॉर रीसेल, ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री होती है रीसेल वाली। नॉन करंट एसेट हम यूज करते हैं। कुड बी टेंजिबल और इनटेंजिबल, नॉन करंट एसेट दोनों हो सकते हैं। इनटेंजिबल की आई थिंक फर्स्ट डे पे आपको मैंने एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल गुडविल हमारी इनटेंजिबल एसेट है, क्योंकि वो ओवर टाइम बनती है। गुडविल का मतलब कि बिजनेस की रेपुटेशन, ठीक है। उसको भी हम फिर एमोटाइज करते हैं। हम जो हमारी नॉन करंट एसेट होते हैं उनको डेप्रिसिएट करते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स जो हम आंखों से देख नहीं सकते, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, वो उनको हम एमोटाइज करते हैं, ठीक है। और आर यूज टू जनरेट इनकम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। और आर नॉट नॉर्मली लिक्विड एसेट्स, ठीक है। एकदम वो कन्वर्ट नहीं हो सकते कैश में, क्योंकि बहुत बड़ी चीज होती है। अच्छा, दो ठीक चीजें है आपको सर। यहाँ समझनी जरूरी है, आई थिंक आपने पहले भी इनको सुना होगा। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब कैपिटल जी। एक्सपेंडिचर क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास आ जाता है एक कॉन्सेप्ट कि एक्सपेंडिचर कोई भी आपने किया हो कोई नॉन करंट एसेट खरीदने के लिए, ठीक है। अगर ये एक्सेल में मैं आपको समझाता हूँ डायरेक्टली, ताकि आप यहाँ से कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये होता है बेसिकली एनी एक्सपेंडिचर डन ऑन एक्वायरिंग नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। आपने इटसेल्फ एक नॉन करंट एसेट खरीदा या कोई बड़ी चीज खरीदी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, क्योंकि आपने उस पर अपना कैपिटल लगाया होगा बिजनेस का, इसीलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। दूसरी तरफ रेवेन्यू ठीक है सर। एक्सपेंडिचर है हमारा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है एनी डे टू डे एक्सपेंस, डे टू डे एक्सपेंस, या फिर जो हम कह सकते हैं स्लैश फ्रीक्वेंटली अकरिंग एक्सपेंस, फ्रीक्वेंटली अकरिंग एक्सपेंस, ठीक है। इसको ठीक रेवेन्यू है सर। एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस में कोई ग्लास क्रैक हो गया है, विंडो क्रैक हो गई है, ठीक है, कोई दरवाजा टूट गया, इस तरह की चीज, तो वो
डे टू डे रिपेयर करना है, राइट? कोई विंडो या डोर जो है हमारा डैमेज हो गया है, ठीक है, इस तरह की चीज़, ये हमारी एग्जांपल ठीक है होगी सर। इसमें। कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो ऑब्वियसली है ना, कोई कार ली हमने या कोई लॉरी ली, ठीक है, या फिर कोई मशीनरी ली, ये इसमें एग्जांपल्स हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काफ़ी एग्जांपल हैं, वो हम इसमें देख लेते हैं यहाँ क्या एग्जांपल्स हैं। इसमें अगेन आप देखें एक्सपेंडिचर ऑन करंट एसेट्स, ठीक है, कोई भी करंट एसेट पे आपने एक्सपेंडिचर किया हो, ज़रूरी नहीं है कि विंडो या डोर डैमेज, हो सकता है कि आपका रिसीवेबल जो है वो रिकवर नहीं हो रहा, आपने उस पर एक कुछ होती है क्रेडिट एजेंसीज, आपने क्रेडिट एजेंसीज को हायर किया उस रिसीवेबल को चेज करने के लिए, ठीक है। इस तरह की ठीक जो है सर। सारी डे टू डे एक्सपेंसेस हैं जो होते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, ठीक है, या मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं, वो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इसको शो करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप एक और भी चीज़ कह सकते हैं कि एनीथिंग जो आपकी नॉन करंट एसेट की लाइफ इंप्रूव करे, ठीक है। जैसे ओके। फॉर एग्जांपल आपने कार में कोई इंजन लगवाया ना नया, तो दैट विल नॉट बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इंजन आप रोज रोज या हर महीने नहीं लगवाते, वो एक ही दफा रेयरली चेंज होता है, ठीक है। तो दिस कैन बी ऑल्सो नोन एज रेयरली ट्रीटेड एक्सपेंसेस, जो कभी कभी हो, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली डे टू डे, सही है। ठीक है तो सर। अगेन मैं आपको आई थिंक उस दिन बताया था नॉन करंट एसेट रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली एसेट की कॉस्ट, डेट ऑफ परचेज, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एसेट, सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। आई थिंक आपको याद होगा, जो भी एसेट का नंबर है, जब भी एसेट कंपनी में आता है ना, उसको एक टैग नंबर दे दिया जाता है उसी वक्त, उस पर इनकोड या उस पर प्रिंट कर दिया जाता है ताकि वो एसेट गुम ना सके कोई एम्प्लॉई जो है, क्योंकि ठीक है सर। कंपनीज में, बिग कंपनीज में लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स होते हैं, तो वो कोई भी एम्प्लॉई जो है एकदम ऐसे करके वो गायब कर सकता है या थेफ्ट हो सकता है उसका, ठीक है। ठीक सारी है चीज़ें सर। इसमें रिकॉर्ड होंगी, कॉस्ट होगी, डेप्रिसिएशन मेथड है, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है, लोकेशन वो इस वक्त कहाँ पड़ा हुआ है, कि वेयर कैन इट बी सीन, कहाँ उसको देख सकते हैं, फिजिकली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। इस तरह की सारी चीज़ें नॉन करंट एसेट रजिस्टर में। अच्छा, जब भी नॉन करंट एसेट एक्वायर करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ डबल एंट्री क्लियर कर दूँ कि जब भी नॉन करंट एसेट एक्वायर करते हैं तो ऑब्वियसली हमने क्या पढ़ा था कि डेबिट जो होता है वो एसेट होता है, एसेट अकाउंट, कोई भी अकाउंट हो, आपने कोई मशीनरी ली है, ठीक है, कोई भी कार ली है आपने, कुछ भी लिया है, ठीक है, उसका जो स्पेसिफिक हेड होगा वो डेबिट होगा, और क्रेडिट होगा कैश या बैंक, क्योंकि ये चीज़ें क्रेडिट पे नहीं ली जाती, लाइक इसमें कभी पेबल्स वगैरह क्रेडिट नहीं होंगे क्योंकि वो तो इन्वेंट्री से रिलेटेड है। नॉन करंट एसेट आपने कोई एसी ठीक है लिया सर। बिजनेस के लिए, कोई नई मशीनरी ली, पॉलिशिंग मशीन, फिनिशिंग मशीन, ठीक है, इस तरह की चीज़ वो डेबिट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो एडिशन हो रही है उसकी बिजनेस के अंदर, और कैश और बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ठीक है सिंपल था। सर। अब ये देखें IAS 16 का यहाँ जिक्र कर रहा है, अगेन IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांटिंग इक्विपमेंट जो है ना, तो इसमें बेसिकली कह रहा है कि अम, जो एसेट की कॉस्ट है वो क्या चीज़ कंसिस्ट करेगी, ठीक है। आपने ठीक है ऑब्वियसली सर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग से एक्सपेंस आउट करना होता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर को एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करना होता है, और उसको बेसिकली कहते हैं ठीक कैपिटलाइज है करना सर। होता है, ठीक है। कैपिटलाइज का बेसिकली मतलब है कि आपको ठीक है। फिर उसी कॉस्ट पे डेप्रिसिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और किस कॉस्ट पे डेप्रिसिएट करेंगे, एक तो उसकी परचेज प्राइस होगी ठीक है सर। ओरिजिनली एसेट की, डिलीवरी कॉस्ट, देखें याद करें मैंने आपको क्या कहा था, दिस इज रिलेटेड लिटिल बिट टू IS 2 इन्वेंट्रीज, लेकिन इसमें था कि इसमें भी ऐसे ही है कि ऑल कॉस्ट इनकर्ड, अगर मैं यहाँ एक्सेल पे लिखूं ठीक है सर। तो all costs incurred bring asset into its current condition एंड लोकेशन, ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री में भी आई थिंक हमने इसी तरह की कोई डेफिनेशन पढ़ी थी या यही पढ़ी थी शायद। तो कोई भी ऐसी कॉस्ट इनकर की हो जिसको इनकर करके एसेट करंट लोकेशन कंडीशन और चलने वाले स्टेट में आए, ठीक है, वो चल पड़े, तो करंट कंडीशन में वही चीज़ आ जाती है, तो वो सारी कॉस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे उसके कॉस्ट के लिए। लेकिन ऐसी कॉस्ट जो रिपेयर्स हैं, रिन्यूअल्स हैं, रीपेंटिंग है, कोई भी ट्रेनिंग कॉस्ट है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, कोई जर्नल ओवरहेड्स हैं उसके रिलेटेड, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है सर। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओके।
आपने एक पॉलिशिंग मशीन खरीदी, ठीक है, पॉलिशिंग मशीन है, कोई भी हो सकता है, फर्नीचर वाला कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, ठीक है, कोई पॉलिशिंग मशीन है, ठीक है, उसकी परचेज कॉस्ट थी, हो सकता है 1000, ठीक है, जस्ट एग्जांपल एक ले रहा हूँ। उसकी डिलीवरी कॉस्ट थी उसको करंट कंडीशन में पहुंचाने के लिए, ठीक है, वो थे 200, ठीक है, उसके टेस्ट हुए, ठीक है, आप कह सकते हैं कि रनिंग